देश के नामी गिरामी व्यक्ति की दिन दहाड़े ही उसी के घर के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। लेकिन पुलिस जब इस केस की छानबीन करना शुरू करती है तो एक ऐसे मामला से पर्दा उठता है जो पूरे इस केस का रुख ही बदल के रख देता है और पूरे शहर में चर्चा का विषय बन जाता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी हैरान कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ ये घटना है महाराष्ट्र प्रदेश की। महाराष्ट्र का एक शहर पड़ता है नागपुर और इसी नागपुर का एक इलाका आता है राजनगर। बात कर रहा हूँ मैं 24 फरवरी 2024 की दोपहर के करीब 1 बजे के आसपास। दरअसल इसी राजनगर इलाके में लोगों को 2 गोलियां चलने की आवाज़ सुनाई देता है। पड़ोसियों को जैसे ही गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है अपने घरों से बाहर निकलते हैं। तभी एक व्यक्ति काफ़ी फुर्ती से गली से बाहर निकलता है और आगे जाकर कहीं गुम हो जाता है। लेकिन पड़ोसियों को एक घर का दरवाज़ा खुलने की भी आवाज़ सुनाई देता है। इसीलिए पड़ोसी गली में अपने नज़र को दौड़ाते हैं। तभी उन्हें एक घर का दरवाज़ा खुला दिखाई देता है। पड़ोसियों को थोड़ा सा शंका महसूस होता है। उस घर के पास पहुंचकर जब घर के अंदर झांकने की कोशिश करते हैं तो अंदर का नज़ारा देख हर किसी का होश उड़ जाता है। दरअसल घर के अंदर कमरे में एक व्यक्ति का डेड बॉडी फर्श पे पड़ा हुआ था और फर्श पे काफ़ी सारा खून भी बिखरा था, जिसका नाम है विनय पुणेकर। विनय जिसकी उम्र है लगभग 50 साल, जो पेशे से फैशन फोटोग्राफर है। हालांकि विनय का अपने इलाके में अच्छा खासा नाम भी है, क्योंकि विनय इससे पहले नागपुर के अखबार नागपुर टाइम्स में भी फोटोग्राफर का काम कर चुका था। विनय कुछ साल पहले ही अखबार से अपनी नौकरी छोड़कर और घर में ही फैशन फोटोग्राफर का काम शुरू करता है, जिसमें उभरती हुई मॉडल्स का पोर्टफोलियो के साथ साथ उन लड़कियों का भी फोटोग्राफी करता है जो फिल्मी दुनिया में काम करना चाहती है। इधर इस बात की जानकारी जैसे ही पुलिस को मालूम चलती है, पुलिस तुरंत ही अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है और सबसे पहले विनय की डेड बॉडी को चेक करती है। तो मालूम चलता है कि विनय के गले पे 2 गोलियां लगी है। पुलिस जब घटनास्थल की मुआयना करती है तो उसे देख करके साफ अंदाज़ा लगाया जाता है कि अपराधी और विनय के साथ में हाथापाई भी हुई होगी, क्योंकि घर के अंदर जितना भी सामान था सब के सब जहां तहां बिखरा हुआ था। पुलिस सबसे पहले विनय की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज करती है और इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस इस केस की छानबीन करने के लिए सबसे पहले विनय के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स और उसके लैपटॉप को चेक करती है। लेकिन पुलिस जब विनय के लैपटॉप को चेक करती है तो उस लैपटॉप में पुलिस को कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आती है जिसे देखने के बाद पुलिस भी सोच में पड़ जाती है। दरअसल विनय के लैपटॉप में कई सारी लड़कियों का आपत्तिजनक फ़ोटो के साथ साथ कुछ न्यूड वीडियोज़ भी पड़ा हुआ था और कुछ वीडियोज़ में खुद विनय भी एक लड़की के साथ में आपत्तिजनक स्थिति में दिखाई देता है। पुलिस जब इस तरह का डिटेल्स बरामद करती है तो पुलिस अंदाज़ा लगाती है कि शायद इसी वजह से विनय की हत्या की गई है। लेकिन पुलिस जब विनय के कॉल डिटेल्स को चेक करती है तो मालूम चलता है कि घटना से ठीक थोड़ी देर पहले ही विनय ने एक ही नंबर पर 2 बार बातचीत किया था। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी साक्षी ग्रोवर के नाम पर रजिस्टर्ड है। साक्षी जिसकी उम्र है लगभग 35 साल, जो मनकापुर की रहने वाली है। पुलिस जब विनय के घर के दरवाजे पर लगे सीसीटीवी को जब चेक करती है तो आखिरकार उस सीसीटीवी में वो अपराधी भी दिखाई देता है जो विनय की हत्या करने के बाद वहाँ से भागते हुए दिखाई देता है। हालांकि उसका चेहरा साफ साफ तो दिखाई देता है पर कोई भी व्यक्ति उसे पहचान नहीं पाता है। पुलिस अब इस केस को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले साक्षी को अपने कस्टडी में लेकर आती है और फिर साक्षी से विनय के हत्या के बारे में पूछताछ करती है। साक्षी कहती है कि साहब, मुझे ये तो मालूम है कि विनय की हत्या किसने किया है, पर मुझे ये नहीं मालूम है कि आखिरकार उसने विनय की हत्या किया क्यों है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से लगभग ठीक 3 साल पहले, जब विनय और साक्षी की एक स्विमिंग पूल में मुलाकात होती है। पहली मुलाकात में विनय और साक्षी दोनों एक दूसरे के दोस्त ही नहीं बन जाते हैं, बल्कि एक दूसरे के काफ़ी करीब भी आ जाते हैं। दरअसल विनय जो ऑलरेडी शादीशुदा तो है, लेकिन कुछ साल पहले ही अपनी पत्नी से तलाक ले चुका है। इधर साक्षी भी शादीशुदा होने के बावजूद भी अपने पति से अलग हो चुकी है। इसीलिए विनय और साक्षी के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है।
विनय और साक्षी के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है उसके बाद से दोनों एक दूसरे से मुलाकात भी करते हैं। साक्षी अक्सर विनय से मुलाकात करने के लिए उसके घर पे ही जाती है। जब भी उसके घर पे जाती है, जब दोनों के बीच में संबंध बनता है, उस पल का कुछ विनय फ़ोटो और वीडियोज़ अपने मोबाइल में कैप्चर कर लेता है और वो सारा वीडियो और फोटोज़ अपने लैपटॉप में भी रख देता है। कुछ उसका फ़ोटो और वीडियोज़ खुद साक्षी भी अपने मोबाइल में ले लेती है। दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, समय बेहतर तरीके से गुजरना तो शुरू होता है, लेकिन कुछ ही साल के बाद साक्षी के जीवन में हेमंत शुक्ला एंट्री करता है। हेमंत शुक्ला जो अपने ही इलाके में एक जिम ट्रेनर है, जो आजमगढ़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। दरअसल हेमंत और साक्षी की जब मुलाकात होती है, हेमंत और साक्षी के बीच में भी प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। हेमंत और साक्षी के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इसके बावजूद भी साक्षी विनय से मिलना जुलना बंद नहीं करती है। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, हेमंत को मालूम चल जाता है कि साक्षी और विनय के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा है, क्योंकि साक्षी के मोबाइल में हेमंत विनय और साक्षी का कुछ आपत्तिजनक फ़ोटो और वीडियोज़ देख लेता है। जैसे इस तरह का फ़ोटो और वीडियोज़ देखता है, देख करके काफ़ी गुस्से में आ जाता है। वो विनय को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बावजूद भी विनय और साक्षी एक दूसरे से मुलाकात करना बंद नहीं करते हैं। जब इधर विनय हेमंत की बात नहीं मानता है, हेमंत एक आइडिया क्रिएट करता है। दरअसल हेमंत साक्षी से वो आपत्तिजनक फ़ोटो और वीडियोज़ अपने पास ले लेता है और उन्हीं फ़ोटो और वीडियोज़ को विनय को दिखाकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है, जिसे लेकर के विनय भी मजबूर हो जाता है। हेमंत जब विनय से पैसे की डिमांड करता है, विनय हेमंत को पैसे भी देता है, लेकिन हेमंत जब बार बार विनय से पैसे की डिमांड करने लगता है, इस वजह से विनय काफ़ी परेशान हो जाता है और आखिरकार एक दिन थाने में जाकर हेमंत के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर देता है। जैसे ही कंप्लेन दर्ज हो जाती है, उसके बाद से हेमंत अब विनय को परेशान करना छोड़ देता है, लेकिन अपने गुस्से से बाहर नहीं निकल पाता है। इसलिए अब हेमंत विनय को इस दुनिया से ही हटाने का तय कर देता है। 24 फरवरी 2024 को हेमंत साक्षी से कहता है कि मुझे बस एक बार विनय से मिलना है, एक बार अगर उससे मैं मिल लिया सारा मामला सेटल कर दूंगा। मिलने की जब बात कहता है, साक्षी भी तैयार हो जाती है और दोपहर के आसपास विनय के नंबर पर फ़ोन करती है और उससे पूछती है कि वो घर पे है कि नहीं। उस वक्त विनय भी अपने घर पे अकेले ही मौजूद था। खुद साक्षी ही हेमंत को अपनी स्कूटी पर बिठाकर राजनगर इलाके में आती है, गली के बाहर स्कूटी खड़ा कर देती है और वहीं से हेमंत को विनय के घर पे भेज देती है। इधर हेमंत जब विनय से मिलने के लिए जाता है तो अपने साथ में एक हथियार भी लेकर के जाता है। जैसे ही विनय के घर के अंदर एंट्री करता है, विनय और हेमंत के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाता है, जिस वजह से हेमंत इस प्रकार से गुस्से में आता है कि अपने पास से हथियार को निकालता है और एक पर एक विनय के गले पे 2 गोलियां चला देता है, जिसकी वजह से विनय की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। उसके बाद काफ़ी तेज़ी से वहाँ से बाहर निकलता है। इधर साक्षी स्कूटी लेकर उसका इंतज़ार कर रही थी। जा कर के स्कूटी पे बैठ जाता है और जहाँ पे बताता है, साक्षी उसे ले जा कर के वहाँ पे छोड़ देती है। साक्षी जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है, पुलिस को साक्षी के बातों पर यकीन नहीं होता है। इसीलिए पुलिस अब साक्षी के भी मोबाइल को चेक करती है, लेकिन पुलिस जब साक्षी के मोबाइल को चेक करती है तो चेक करके एकदम से चौंक जाती है। दरअसल साक्षी के मोबाइल से मालूम चलता है कि साक्षी और विनय पिछले कई सालों से लोगों के साथ सेक्सटॉर्शन का रैकेट चला रहे थे। दरअसल इन दोनों ने अपने रैकेट में और 7 लोगों को फंसा रखा था, जिसमें साक्षी खुद लोगों से न्यूड होकर के फ़ोन पर बातचीत करती है और उन्हीं का कुछ स्क्रीनशॉट निकाल लेते हैं और उसी से लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। पुलिस साक्षी को तो अपने कस्टडी में ले लेती है, लेकिन हेमंत तक पहुंचने के लिए जब उसके नंबर पर फ़ोन करती है तो अब हेमंत का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। इसीलिए पुलिस अब हेमंत को तलाश करते हुए उसके पैतृक गांव आजमगढ़ में भी जाती है, लेकिन वहां भी हेमंत पुलिस को नहीं मिलता है। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस हेमंत तक कब तक पहुंचती है और हेमंत को कब अपने कस्टडी में लेकर आती है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि जब हेमंत कस्टडी में आएगा और न जाने कितने सच्चाई से पर्दा उठाएगा। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।